जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका ये पहला लेक्चर होने वाला है। और गाइस इस लेसन में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों आज से लगभग 2000 ईयर्स बिफोर की अगर हम बात करें, 2000 ईयर्स एगो भी लोगों को इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत अच्छे से पता था। लेकिन ये फिजिक्स की तो डिफरेंट ब्रांचेस मानी जाती थी। बट इवन देन जैसे हम बात करें, आप ये देखिए, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक कंपास है और ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है। बच्चों अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो आप देखिए कि आपकी जो मैग्नेटिक निडल है वो फ्लक्चुएट करती है मैग्नेट के पास आने से। ये तो हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट। इसी तरह से इलेक्ट्रिक वायर, जो हमारे चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनके चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। लेकिन साइंटिस्ट शुरुआत से ही इन दोनों को अलग अलग बातों को माना करते थे। बट जब हम लोग बात करते हैं ईयर 1820 में, और बात कौन करता है, डच साइंटिस्ट ऑरस्टेंड। तो हम लोग बच्चों जब ऑरस्टेंड के बारे में बात करते हैं, इनका पूरा नाम आंद्रे मारिये ऑरस्टेंड था। इनके प्रैक्टिकल के बाद ये पता चला कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और यहाँ से जनरेट होती है एक नई फिजिक्स, और उस फिजिक्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इवन देन आज हम अपनी डेली लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप समझते जाएंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हमारी लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। सो गाइज अगर हम बात करें कि ऑरस्टेड ने प्रैक्टिकल करा क्या था, तो बच्चों ऑरस्टेड ने बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना देखा। उन्होंने देखा कि ये करंट कैरिंग वायर है हमारा, ये जिस पर कुछ करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं आई करंट फ्लो हो रहा है, वो इसके पास मैग्नेटिक निडल को लेके आते हैं। तो फील करते हैं कि मैग्नेटिक निडल एक स्पेशल डायरेक्शन में जाकर के रुक जाती है। बट इवन देन वो जब इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं करंट का, तो देखते हैं कि जो फ्लक्चुएशन है उसका भी डायरेक्शन उसी अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। दैट मीन्स मैग्नेट, अभी आपने देखा कि मैग्नेटिक निडल किससे फ्लक्चुएट हो रही थी, मैग्नेट से। अभी मैंने आपको दिखाया कि ये मेरे पास एक मैग्नेटिक निडल है और इस मैग्नेट के पास आने से इसमें फ्लक्चुएशन होता है। सो गाइज इस मैग्नेटिक निडल में फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो ऑरस्टेड ने सोचा निश्चित तौर से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। उन्हें लगा ये मेरा शक हो सकता है, इसलिए उन्होंने बीच बीच में करंट फ्लो को बंद भी कर दिया और ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही वो करंट फ्लो कराना बंद करते हैं, मैग्नेटिक निडल में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो भी होना बंद हो जाता है। यहाँ से दो चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं कि आप देखें अगर कि डायरेक्शन ऑफ निडल, जो इस मैग्नेटिक निडल की डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, करंट के डायरेक्शन पे। करंट का डायरेक्शन बदलता है तो मैग्नेटिक निडल है उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। दूसरी बात, फ्लक्चुएशन कितना होगा, कितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा इस निडल में, वो वाइब्रेशन जो है वो डिपेंड करता है एक्चुअल में करंट की स्ट्रेंथ पे। दैट मीन्स करंट कैसा फ्लो करा रहे हैं। अगर आप हल्का करंट फ्लो कराएंगे तो फ्लक्चुएशन भी हल्का होगा, लेकिन अगर आप करंट की वैल्यू को जैसे जैसे हायर एंड में ले जाएंगे वैसे वैसे ही इसमें फ्लक्चुएशन की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसके अलावा गाइस एक और भी स्टडी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जब इस करंट कैरिंग वायर के पास हम कोई चार्ज पार्टिकल लाते हैं, तो चार्ज पार्टिकल लेके आते हैं तो इस पर कोई फोर्स फील नहीं होता है। जब ये कब होता है बच्चों, जब ये रेस्ट पर है। जब ये हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो इस पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगता है। लेकिन जब इसी चार्ज पार्टिकल को हम मूव कराते हैं, हम इसको मूव कराते हैं, कुछ वेलोसिटी दे देते, कुछ एक्सेलरेट कर देते, तो ये अपनी डायरेक्शन से हल्का सा मूव कर जाता है। और इससे ये पता चलता है कि इसके चारों तरफ
इलेक्ट्रिकल फील्ड अवेलेबल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाए, चाहे वो रेस्ट पे हो और चाहे वो मूव कर रहा हो, तो वो अपने ऊपर फोर्स फील करता है। कितना फोर्स फील करता है बच्चों? अगर वो एक इलेक्ट्रॉन है, इफ चार्ज पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या फील करेगा? F इज इक्वल टू द E इंटू ई। F इज इक्वल टू क्यू ई के फॉर्मूले से आपने पढ़ा होगा। तो ये अपने ऊपर एक फोर्स फील करेगा, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मूव कर रहा हो। और देखिए यहां पर जब ये चार्ज रेस्ट में है तो वो फोर्स फील नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड होती तो रेस्ट पर भी फोर्स लगता और मूव करता तब भी उस पर फोर्स लगता। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि रेस्ट पर उस पर किसी तरह का फोर्स नहीं लग रहा, जब वो मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लग रहा है। दैट मीन्स यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, निश्चित तौर पे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अलावा बच्चों ये जो हमने आपको बताया कि डायरेक्शन बदलने से जो हमारे मैग्नेटिक नीडल है, उस मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन भी बदल जाता है, जिससे पता चलता है कि जो मैग्नेटिक नीडल है उसका रोटेशन करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। सो गाइज ये तो प्रैक्टिकल हमारा हो गया और स्टैंड का। और स्टैंड के प्रैक्टिकल से हमें क्या रिजल्ट मिला कि कोई भी करंट कैरिंग का वायर अगर है तो उसके चारों तरफ क्या मौजूद होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है, जिसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि ये कंडीशन पहली और ये दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशन में इन मैग्नेटिक नीडल्स पर फोर्स एक्चुअल में लग कितना रहा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी एक मैथमेटिकल डेरिवेशन की जरूरत थी, जिससे हम बता सकते कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है। उसको डिस्क्राइब करने के लिए साइंटिस्ट बायो सेवर्ट अपना लॉ रिप्रेजेंट करते हैं। सो गाइज इसको नोट डाउन करिए और हम लोग बात करते हैं बायो सेवर्ट लॉ के बारे में। सो गाइज बायो सेवर्ट लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास वायर आप मान लीजिए। इसका लंबाई कुछ भी हो सकता है, पर हम इसका एक छोटा सा प्रपोर्शन लेंगे, केवल डेल्टा एल। दैट मीन्स छोटी सी लंबाई लेंगे। अब जब इस पर बच्चों करंट फ्लो करेगा, तो करंट जब फ्लो करेगा तो इसके चारों तरफ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। हम एक पॉइंट यहां पर P ले लेते हैं बच्चों, जो इस वायर से कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर है। और कितना एंगल ड्रॉ कर रहा वायर के साथ? थीटा। अब बच्चों चीज ध्यान देनी होगी कि ये चीज़ों को अगर मिलाया जाए, सो बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस पर जो फोर्स लगेगा वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है, ध्यान देंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये वायर का जो छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा हमने हिस्सा लिया है, वो छोटा सा हिस्सा इस P पॉइंट पर बहुत थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड dB लगा रहा है। अब बच्चों जब ये dB लगाता है फोर्स, तो वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आपने जो यहाँ पर करंट डाला वो कितना है। ये करंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही पावरफुल होता जाएगा। दूसरा, ये मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगा कि आपने जो वायर का टुकड़ा लिया है, इसका छोटा सा हिस्सा, वो हिस्सा कितना बड़ा लिया है। वो टुकड़ा जितना छोटा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। इसके अलावा ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो P पॉइंट इस वायर के साथ कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है। उस एंगल की साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा फाइनली ये मैग्नेटिक फील्ड dB इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी दूर है वायर से। तो वायर की उससे डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अगर हम इन चारों इक्वेशन को एक साथ मैच आउट कर दें तो बच्चों क्या इक्वेशन निकल के आएगा हमारा? dB, आप देखें यहाँ पर हमने क्या सिंबल लगा रखा है सब में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स डिपेंड करता है, इक्वल नहीं है। मीन्स I बढ़ेगा तो dB बढ़ेगा, डेल्टा L बढ़ेगा तो dB बढ़ेगा, DL घटेगा तो dB घटेगा। ठीक है ना। अब इन सबको अगर हम मिला दें तो क्या बनता है बच्चों? I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर।
अब बच्चों ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाती है। अगर यहाँ से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दें तो हमारी वैल्यू जो कांस्टेंट आएगा वो μ0/4π आएगा। और यहाँ पर आगे हम क्या लिख सकते हैं, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो बच्चों ये जो आप देख रहे हो ये बायो-सेवर्ट्स लॉ का तो डेरिवेशन हो गया, इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो बच्चों μ0/4π देख रहे हैं वो परमिटिविटी है। परमिटिविटी बच्चों, अगर आपको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, अगर आपको परमिटिविटी, आपने वीडियो नहीं देखा कुलॉम्स लॉ में, बच्चों आई बटन पर क्लिक करके उसको जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो बच्चों यहाँ पर जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है वहाँ पर याद होगा आपको हम लोगों ने रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में भी बात की थी, वो भी यहाँ पर हम उसको रिलेट कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर वैल्यू क्या होगी μ0/4π की, और वो वैल्यू होगी 10⁻⁻7। सो बच्चे सोच रहे होंगे हमें इसका यूनिट लिख देना चाहिए। मैं आपको यूनिट निकाल के दिखाना चाहूँगा कि इसकी क्या यूनिट निकल के आती है। तो यहाँ से अगर बच्चों μ0/4π को रखें तो μ0/4π क्या आ जाएगा, μ0/4π इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dB इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आई डेल्टा एल, और ये बच्चों क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब बच्चों आप देखें तो मैं इन सब की वैल्यू अगर रख दूं तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, आपको पता होना चाहिए कि इसका जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है, ठीक है ना। तो आप टेस्ला रख दीजिए, टेस्ला, इसका हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर एम्पियर मीटर। तो टेस्ला, ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। या फिर आप चाहें तो अगर μ0 की यूनिट लिखना चाहें तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी हो सकती है, वो यूनिट भी आप ले सकते हैं। अलग अलग यूनिट में सीजीएस और एमकेएस में होता है। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर केवल μ0 की, μ0, तो μ0 की वैल्यू को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट c की, तो c इक्वल्स टू होता है 1/√ऑफ μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये भी आपने परमिटिविटी पढ़ी होगी, परमिटिविटी ऑफ एयर, और 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चों इसका एक स्केलर फॉर्म है। अब हम एक आपको स्पेशल चीज़ बताने जा रहे हैं, उसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। देखिए यहाँ होने क्या वाला है कि हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग, ये आपका करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बच्चों निडल का फ्लक्चुएशन दूसरा था, और अगर उसका डायरेक्शन हम चेंज कर दे रहे थे तो उसका फ्लक्चुएशन का डायरेक्शन बच्चों बदल रहा था। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता था। लेकिन करंट तो बच्चों क्या होता है, करंट तो एक हमारा स्केलर क्वांटिटी आपने पढ़ा था, जो हम लोगों ने बताया था आपको कि अगर मान लीजिए हम लोग देखें कि एक 3 एम्पियर का इसमें करंट है और इसमें 4 एम्पियर का है, तो बच्चों अगर ये वेक्टर होता तो यहाँ पर हमको क्या मिलना चाहिए था, 5 एम्पियर, जो नहीं मिलता है, हमें क्या मिलता है, 7 एम्पियर। तो बच्चों इससे एक हमारा रिजल्ट क्या निकला था कि एक्चुअल में करंट का डायरेक्शन तो फिक्स होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड की जब बारी आती है तो वो वेक्टर रूल्स को नहीं फॉलो करता है। दैट मीन्स हमारा जो करंट होता है, जो हमारा करंट है I1 और I2, आपको याद होगा कि हम लोग अगर I निकालना चाहें तो इसके लिए हमें क्या लगाना चाहिए था, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस थीटा। लेकिन एक्चुअल में करंट इन लॉस को फॉलो नहीं करता है। दैट मीन्स करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और अभी हम क्या देख के आ रहे हैं थोड़ी देर पहले कि करंट का डायरेक्शन बदल रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपना डायरेक्शन बदल रही थी, नीडल में फ्लक्चुएशन बदल रहा था। सो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या रिजल्ट निकाला, उन्होंने क्या करा कि इन्होंने उसको डेल्टा एल की डायरेक्शन को ही फिक्स कर दिया। डेल्टा एल की डायरेक्शन, उन्होंने कहा डेल्टा एल की डायरेक्शन उधर ली जाएगी जिधर करंट का डायरेक्शन होगा। दैट मीन्स दोनों का डायरेक्शन, अगर आई ऊपर की ओर तो डेल्टा एल का भी डायरेक्शन ऊपर की ओर, और आई नीचे की ओर तो डेल्टा एल भी कहाँ होगा, नीचे की ओर। अब वहां से बच्चों अगर हम देखें जो फॉर्मूला लिखा है dB, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू μ0/4π I डेल्टा एल, यहाँ पे हमने R लगा दिया अपने पास से बच्चों, R साइन थीटा, और अपॉन में एक और R आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
आर क्यूब, क्योंकि आप देखिए एक आर हमने यहाँ ऊपर डाला है और एक आर कहाँ डाल दिया है, नीचे डाल दिया है। अब बच्चों अगर आप देखें तो यहाँ पर जो डेल्टा एल और डेल्टा आर हमारा आया है, वो दोनों के बीच में अगर आप इतने हिस्से को देखें, केवल डेल्टा एल इंटू आर साइन थीटा, इस हिस्से को, तो बच्चों ये आपको लग रहा होगा एल आर साइन थीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आपको याद हो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। दैट मीन्स ये दोनों बच्चों क्या हो जाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हमारे हो जाएंगे, और हमारा डी बी अब वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, और क्या बन जाएगा हमारा आई, और इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल क्रॉस डेल्टा आर, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, आर क्यूब आ जाएगा। ये साइन थीटा हमारा यहाँ से हट जाएगा। तो ये बच्चों इसका वेक्टर फॉर्म हो गया है। अब डेल्टा एल को यहाँ पर आप एक नया नाम दे सकते हैं, और वो नाम होगा करंट कंपोनेंट, क्योंकि ये अब करंट के ही हिसाब से चलेंगे, तो ये करंट कंपोनेंट भी कहे जा सकते हैं। सो गाइस इसको आप करंट कंपोनेंट भी कह सकते हैं। एक खास चीज़ ध्यान देने वाली होगी कि अगर बच्चों यहाँ पर मैं थीटा को अगर 0 डिग्री ले लूँ, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, दैट मीन्स ये पी पॉइंट इस वायर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो हमारा बच्चों डी बी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो आप 0 डिग्री नहीं ले सकते, और आप थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री भी लेंगे तब भी आपको 0 ही मिलेगा। डी दोनों कंडीशन में आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0। कब, जब ये पॉइंट P आपका कितना एंगल बना रहा हो वायर के साथ, या तो 0 डिग्री का एंगल बना रहा हो, और या फिर कितना बना रहा हो, 180 डिग्री का। इसके अलावा अगर बच्चों ये एंगल थीटा प्योरली 90 डिग्री का हो, तो बच्चों अगर 90 लेंगे तो आपको पता है तब हम लोग क्या बोलेंगे कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होने वाला है, साइन 90 होना है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। सो गाइस उस कंडीशन में हमें डी बी की वैल्यू क्या मिलेगी, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपको समझनी चाहिए अच्छे से। सो गाइस ये हो गई हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़। आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट एक रख लीजिए जो आपके काम आने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे इसके फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। बच्चों फील्ड की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बच्चों एक सेकेंड, हम लोग इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। सो गाइस जो अभी हमने बायो सवर्ट्स का लॉ लिखा था उसमें हम लोगों ने देखा डी बी इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब। अब बच्चों अगर इसको देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है डेल्टा एल सेगमेंट का। ये पी पॉइंट है जो कितने डिस्टेंस पर है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, और कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है हमारा, थीटा एंगल। सो गाइस हम जानना चाहते थे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। इसके लिए बच्चों आपको जरूरत पड़ेगी आपके थंब रूल की, और बच्चों थंब रूल यूज़ करना बहुत सिंपल है। देखिए इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपना हथेली लेना होगा, और जिधर की तरफ करंट है, दैट मीन्स करंट का डायरेक्शन हम लोग कहाँ की तरफ ले रहे हैं भी, ऊपर तरफ। मैं इसको वायर को ऐसे बना दे रहा हूँ, और पॉइंट ऐसे ले रहे हैं आप, तो आप उंगलियों को रखिए करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए, और उंगलियों को उस तरफ खोल के रखिए जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट है। सो गाइस ऐसे खोल के रखा, और फिर उंगलियों को टिक 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 बंद कर दीजिए। सिम दरवाजा बंद हो जाएगा। अब देखिए दरवाजा बंद किधर की तरफ हो रहा है, अंदर तरफ की ओर बंद हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी बच्चों, इनवर्ड डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर इन केस दैट ये इधर की तरफ पॉइंट होता, ये P पॉइंट और Q पॉइंट इधर होता, सो गाइज हम इसको फिर इस तरह नहीं रखते, फिर अपनी उंगलियों को इस तरह रखते हैं। गाइज मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, अपनी भी डायरेक्शन बदल लीजिए ना। सो गाइज ऐसे रखते हैं, और फिर देखिए उंगलियां बंद करते तो कहाँ तरफ बंद हो रही हैं, दरवाजा बंद हो रहा है तो मुट्ठी बंद हो गई है, और ये डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, आउटवर्ड होगी। बंद मुट्ठी में बड़ी ताकत है बच्चों, महात्मा गांधी ने बताया था एकता में ही शक्ति है। तो ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड डायरेक्शन है आपकी। आप डायरेक्शन को थंब रूल से बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और स्टैंड के प्रैक्टिकल को हम चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं, आपके कूलॉम्स लॉ से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कूलॉम्स लॉ में जो एफ निकला था वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और यहाँ पर भी जो डी बी निकला वो भी उसी को फॉलो कर रहा है, 1/r² को। तो ये एक दोनों में सिमिलरिटी हो गई है। दूसरी बात
आपको पता है कि वहाँ पर चार्ज पार्टिकल लिया गया था कूलॉम्स लॉ में, एक पहली सिमिलरिटी। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि कूलॉम्स लॉ में क्यों लिया गया था, और वो आपको पता है कि वो भी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। अब आपको बस इतना अंतर रखना है कि वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड था और यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों ही किसी न किसी तरह का फील्ड जनरेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो जनरेट कर रहे हैं। दोनों इस लॉ को फॉलो करते हैं और दोनों ही लॉन्ग रेंज के हैं, लॉन्ग रेंज के फोर्स हैं। सो गाइज ये दोनों सिमिलरिटीज हैं आपके कूलॉम्स लॉ में और यहाँ बायो-सेवर्ट्स के लॉ में। ये 3 पॉइंट में आप देख रहे हैं। बस एक चीज़ यहाँ ध्यान देनी होगी कि जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर वो आपको क्लियरली याद रखना है कि बहुत ही स्मॉल से सेगमेंट के लिए ये रूल आपका ट्रू है। बाकी के लिए आप अगर बड़ा वायर लेंगे तो हम लोग उसका डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में जाकर के देखेंगे। सो गाइज आज के वीडियो के लिए हम लोग बायो-सेवर्ट में इतनी बात करेंगे। हम लोग आगे के वीडियो में अभी एक इन्फिनाइट लंबाई के वायर के बारे में बात करेंगे, बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए इसलिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। एक लाइक जरूर अपना दे दीजिएगा हमें चैनल के लिए, और वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग योर एजुकेशनल चैनल एजुकेट एवरीवन। जय हिंद, वंदे मातरम।